हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे ई इनवॉइसिंग के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है ई इनवॉइसिंग। जो हम आज के इस टॉपिक में बताएंगे कि ई इनवॉइसिंग अगर एप्लीकेबल है आपके ऊपर और आपने ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं किया, आप एक सिंपल इनवॉइस जनरेट करके आपने गुड्स को डिलीवरी कर दिए, तो आपका इनवॉइस वैलिड होगा या नहीं होगा, या और भी सारी चीजें हैं जो ई इनवॉइस में कवर होते हैं और आप ई इनवॉइसिंग नहीं बनाया तो क्या आपका वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। आज हम सारे डिस्कशन करेंगे, सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, एक एक करके हम आपको बताएंगे एफएक्यूज। जो ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे एफएक्यूज दिए गए हैं, उन सारे एफएक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में सारे इनवॉइसिंग का कंसेप्ट बता देते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। पहला एफएक्यू हमारा क्या बोलता है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर इनवॉइसिंग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनवॉइसिंग में कवर्ड है। तो आपका पहला इनवॉइस है, इसके बाद क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अगर आपका इनवॉइस या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है और आपने इनवॉइसिंग जनरेट नहीं किया है तो इनवॉइस नहीं माना जाएगा, इनवॉइस इनवैलिड माना जाएगा। या क्रेडिट नोट हो या डेबिट नोट हो या आपका इनवॉइस हो, जिस इनवॉइस के बेस पे आपने गुड्स की डिलीवरी करी है और आपने इनवॉइसिंग जनरेट नहीं किया, तो आपका इनवॉइस इनवैलिड माना जाएगा, आपका रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपके केस में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आपको इनवॉइस, सिंपल इनवॉइस नहीं जनरेट करना है। अगर आपने सिंपल इनवॉइस जनरेट करके दे दिया तो आपका रिसिपिएंट है, आपका काउंटर पार्टी है, उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। अगर आईटीसी को क्लेम कर लिया है तो आईटीसी डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे क्या इन्होंने बोला है, व्हेन इशूड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B और फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट आर करेंटली कवर अंडर इनवॉइसिंग। इन्होंने बोला है कि नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, इन्होंने क्या बोला है, नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर, मतलब कि कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर है, उन्हीं लोगों को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, उन्हीं लोगों के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है। और जो B2B पर्सन होते हैं, जो B2B सप्लाई होती है, B2B सप्लाई के केस में ई इनवॉइसिंग जनरेट करना होता है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के केस में इनवॉइसिंग जनरेट करना होता है। अगर आपका जो है एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी सप्लाई जो है एक्सपोर्ट में कवर्ड होता है या B2B में कवर्ड होता है, तो आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। व्हाट सप्लाई आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर इनवॉइसिंग, कौन से सप्लाईज हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हमारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो इनवॉइसिंग में एप्लीकेबल होता है। इसके बाद अगला एफएक्यूज क्या बोलता है कि कौन कौन से सप्लाईज हैं जो इनवॉइसिंग में कवर्ड होता है। तो सप्लाई कुछ इस प्रकार है, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B, सप्लाईज टू SCZ, सप्लाई टू एक्सपोर्ट, सप्लाई टू डीम्ड एक्सपोर्ट। मतलब कि आपकी सप्लाई B2B हो या आपकी सप्लाई SCZ को हो या आपकी सप्लाई एक्सपोर्ट हो या आपकी सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट को हो, तो ये नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर हैं जो इनवॉइसिंग के अंदर कवर्ड होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, B2C बिजनेस टू कस्टमर सप्लाईज कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड बाय नोटिफाइड पर्सन। क्या B2C सप्लाई जो होता है, बिजनेस टू कस्टमर, क्या उनके लिए भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है, वो भी कवर्ड होते हैं? नो, reporting B2C invoices by notified person is not applicable allowed currently। B2B सप्लाई जो होती है वो इनवॉइस में कवर्ड नहीं है, उसको इनवॉइसिंग में कवर्ड नहीं किया गया है, उनके लिए भी इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। जो B2B सप्लाई करते हैं उनके लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, इज इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर नील रेटेड और होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई। क्या आपका सप्लाई नील रेटेड है और होली एग्जेम्प्टेड है तो उस केस में भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? तो आंसर इज नो। नो, इन दोज केसेस अ बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड नॉट अ टैक्स इनवॉइस। मतलब कि जो एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है या नील रेटेड सप्लाई होता है वो टैक्स इनवॉइस नहीं होता है, वो बिल ऑफ सप्लाई होता है। वो बिल ऑफ सप्लाई होता है तो बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अगला हमारा एफएक्यूज है, वेदर द फाइनेंशियल कॉमर्शियल क्रेडिट नोट आल्सो नीड टू बी रिपोर्टेड IRP। क्या जो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट होते हैं उनके ऊपर भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है?
तो क्या बोला है, नो ओनली द क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट इशूड अंडर सेक्शन 34। जो सेक्शन 34 के अंदर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू होता है उसके ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल होता है, फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट के ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, वेदर इनवाइजिंग इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई बाय नोटिफाइड पर्सन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर सप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो सप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी इनवाइजिंग एप्लीकेबल होगा। इनवाइजिंग बाय नोटिफाइड पर्सन इज मैंडेट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जीएसटी नंबर है तो B2B सप्लाई बन गया, और अगर B2B सप्लाई बन गया तो इनवाइजिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए अगला FAQ क्या बोलता है, वेदर इनवाइजिंग इज एप्लीकेबल फॉर इनवाइसेस बिटवीन टू डिफरेंट GSTN अंडर सेम पेन। मतलब कि क्या आपके एक पेन नंबर पे 2 GSTN है तो आपको इनवाइजिंग एप्लीकेबल होगा। आंसर इज यस। यस, इनवाइजिंग बाय नोटिफाइड पर्सन इज मैंडेट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और गोज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, एक पेन नंबर पे 2 GSTN है, रजिस्टर्ड पर्सन हो गया और सप्लाई B2B बन गई तो आपके केस में इनवाइजिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आपके एक ही पेन नंबर पे 2 GSTN है और आपने एक GSTN से दूसरे GSTN पे आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको इनवाइजिंग एप्लीकेबल होगा, इनवाइजिंग जनरेट करना पड़ेगा। क्या बोलता है, फॉर हाईसी सेल्स एंड बॉन्डेड वेयर हाउस सेल्स वेदर इनवाइजिंग इज एप्लीकेबल। क्या हाईसी सेल्स जो होते हैं, हाईसी सेल्स का मतलब जो बॉन्डेड वेयर हाउस में होते हैं, जो आपने इंपोर्ट करा है, इंपोर्ट करके आपने बॉन्डेड वेयर हाउस जो होते हैं कस्टम ड्यूटी के अंदर जो आपका बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स रखे हुए होते हैं, तो उस वाले बॉन्डेड वेयर हाउस से आप जो सप्लाई करते हैं क्या उस सप्लाई के ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल होगा। आंसर इज नो। ये इस वाले सप्लाई के ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि दिस एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 3। जो शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है कि जो बॉन्डेड वेयर हाउस जो होते हैं कस्टम के अंदर जो बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं उस बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स ना तो गुड्स माने जाते हैं ना तो सर्विसेज माने जाते हैं। तो ना ही गुड्स है और ना ही सर्विसेज है तो इस केस में इनवाइजिंग एप्लीकेबल ही नहीं होगा। व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इनवाइजिंग फॉर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। क्या आपने इंपोर्ट ट्रांजेक्शन किया, आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया, क्या उसके ऊपर भी इनवाइजिंग एप्लीकेबल होगा। इनवाइजिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री के ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। इंपोर्ट के अंदर बिल ऑफ एंट्री कवर होता है। जब इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स के इंपोर्ट करने के बाद वहां पे बिल ऑफ एंट्री होता है। तो बिल ऑफ एंट्री जो होती है तो बिल ऑफ एंट्री के ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बोला गया है कि आप अगर इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे टैक्स इनवाइस नहीं बनता है, वहां पे बनता है बिल ऑफ एंट्री। वहां पे बिल ऑफ एंट्री होती है तो उस केस में इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, फॉर विच एंटिटीज सेक्टर्स इनवाइजिंग इज नॉट एप्लीकेबल और एग्जेम्प्ट। मतलब कि कौन से ऐसे सेक्टर है, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है और कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन से ऐसे एंटिटीज हैं जिनके ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पहला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। पहला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट जिसके ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसके बाद है इंश्योरेंस, इसके बाद है बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC, इनके ऊपर भी इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो GTA होते हैं इनके ऊपर भी इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप GTA है तो GTA के ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला सप्लाई कौन सी है, सप्लाईज ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस करते हैं आप तो इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। सप्लाईज ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स टू मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। मतलब कि इस वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर भी इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद पर्सन रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ रूल्स 14 ऑफ CGST रूल, इसके ऊपर भी इनवाइजिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अगला FAQ क्या बोलता है, डू SCJ डेवलपर्स नीड टू इनवाइजिंग। क्या SCJ डेवलपर जो है उनके ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल होता है। यस, if they have the specified turnover and fulfill other condition of the notification in terms of notification central tax
नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 डेटेड 30 जुलाई 2020 ओनली SCZ यूनिट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इशूइंग इनवॉइसिंग। मतलब कि जो ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 61/2020, इस नोटिफिकेशन में SCZ यूनिट को एग्जेम्प्ट किया गया है इनवॉइसिंग से, लेकिन SCZ डेवलपर्स को इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। चलिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, आर फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन FTWZ एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनवॉइसिंग। FTWZ जो है वेयर हाउसिंग ट्रेड का, इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इसको किस लिए एग्जेम्प्ट किया गया है, इसको क्या माना गया है ट्रांजेक्शन, तो ये बोला है यस, इसको इस ट्रांजेक्शन को एग्जेम्प्ट किया गया है इनवॉइसिंग से। एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन FTWZ आर ओनली अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन विद अ फोकस ऑन ट्रेडिंग एंड वेयर हाउसिंग। कि ये जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है और ये SCZ इकोनॉमिक जोन जो है, SCZ के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ये कवर किया गया है, इसलिए इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अगला FAQ क्या बोलता है, इज इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर सप्लाई बाय नोटिफाइड पर्सन SCZS। क्या SCZS जो है इनके लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है? क्या बोला गया है, यस, इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई बाय नोटिफाइड पर्सन टू SCZ। अगर एक नोटिफाइड पर्सन है SCZ तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 डेटेड 30 जुलाई 2020 ओनली SCZ यूनिट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इशूइंग इनवॉइसिंग। मतलब कि SCZ यूनिट के अलावा दूसरा अगर कोई यूनिट है, SCZ यूनिट, SCZS या SCZ डेवलपर्स, उनके लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है। चलिए तो आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में, अगले चैप्टर में हम आगे के FAQs बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम सारे FAQs बता दिए तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे एक साथ, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको भी वीडियो देखने में आसानी होगी और चीजें ज्यादा क्लियर होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।